फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथेनॉल इंट्रोडक्शन एंड बायो एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे कवर करना है असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं, आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे एज ए केमिकल कंपाउंड, ठीक है, अल्कोहल फैमिली से है। फिर व्हाट इज बायो एथेनॉल, बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, फीड स्टॉक कौन से यूज़ किए जाते हैं बायोएथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, फ्यूल प्रॉपर्टीज़, एंड लास्टली एप्लीकेशंस ऑफ एथेनॉल, एडवांटेजेस। और एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल कंट्रोवर्सी एक इशू है कि इसको एथेनॉल को बनाया जाए, फूड क्रॉप्स की जगह जो है फ्यूल क्रॉप्स जो हैं उनको यूज़ किया जाए, तो एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। फिर एट द एंड बायो एथेनॉल एंड बायोडीजल का कंपैरिजन है, और फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं एथेनॉल से रेलेवेंट, एथेनॉल के प्रोडक्शन से रेलेवेंट, क्या अचीव किया जा सकता है, क्या गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल एथेनॉल जो है बेसिकली इसका जो केमिकल नेम है वो इथाइल अल्कोहल है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल फैमिली से है। अगर इसके विजुअल करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो क्लियर आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलेगा, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है और स्लाइट ओडोर है। तो लैब में जो है मैं इसे यूज़ करता रहा हूँ अंडरग्रेड में। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग भी जो है सेपरेशन की लैब में बैच डिस्टिलेशन का जब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहाँ पर एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है वो आप उसे सेपरेट करेंगे एथेनॉल, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को इसको जो है विजुअल करेक्टरिस्टिक्स आप इसके जो है वो देख सकते हैं। स्लाइट ओडोर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम है एट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 78.4 डिग्री सी है। तो ये वाटर से जल्दी बॉयल कर जाता है, ठीक है। बायोएथेनॉल, बायोएथेनॉल भी एक्चुअली एथेनॉल है लेकिन फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन, या आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बायोएथेनॉल का नाम दे देते हैं। अच्छा, आपके पास जो मोस्टली बायोमास है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं शुगर में या स्टार्च के अंदर, या समटाइम्स आपके पास वो शुगर केन है, जैसे शुगर केन है या कॉर्न है, उसमें से आप शुगर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और शुगर फर्दर यूज कर ली जाती है एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब जो सेलुलोजिक बायोमास है, जैसे जो नॉन फूड सोर्स हैं, मतलब ट्रीज हो गए, ग्रास हो गई, ठीक है, स्विच ग्रास हो गई आपके पास, तो ये भी एज अ फीड स्टॉक यूज किए जा सकते हैं एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब एथेनॉल की प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन पॉसिबल कैसे है, ये देखें यहाँ पे ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट वगैरह, या ये देखें एंजाइम लिखी हुई है जाइमेज, ये यूज करते हैं, ठीक है। वो इसमें शुगर को कन्वर्ट कर देती है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यूज ऑफ एंजाइम जाइमेज, ठीक है। तो आपके पास देख रहे हैं कि एक जो है मोल, एक मॉलिक्यूल जो है आपका शुगर का वो कन्वर्ट हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स, टू मोल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। समटाइम्स ऐसा होता है कि यीस्ट आपकी जो है ना वो इम्प्योर कल्चर है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो आप जब उसे यूज करेंगे ना यीस्ट को, तो वो एथेनॉल तो बन ही जाएगा, उसके साथ कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है सेकंड रिएक्शन के अंदर, टू पायरोवेट। तो ये पायरोवेट जो है ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर आपके यीस्ट के अंदर इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर कल्चर है, तो फिर ये आपके पास इस तरह का रिएक्शन भी प्रोसीड करता है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। अच्छा, अब बायोएथेनॉल क्यों बनाएं, इसका फायदा क्या है, ठीक है, और एज अ सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर आप पेट्रोल या गैसोलीन यूज कर रहे हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, तो एज अ सब्स्टिट्यूट या फिर ब्लेंड की फॉर्म में बायोएथेनॉल यूज किया जा सकता है। बायोएथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर है वो गैसोलीन से हायर है, ठीक है। इसको आगे जब हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायो एथेनॉल जो है वो अल्टरनेटिव गैसोलीन फ्यूल है और फ्लेक्सिबल फ्यूल है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फीड स्टॉक की फ्लेक्सिबिलिटी है मेजर, और फिर इसके ब्लेंड्स बनाने की भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, बायो एथेनॉल कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली ब्राज़ील हो गया, फिर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, तो वहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही है। और शुगर केन और कॉर्न, ये दो मेजर फीड स्टॉक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। बायोएथेनॉल प्रोडक्शन जो अगर हम प्रोसीड करें, अगर तो आपके पास शुगर केन है, उससे डायरेक्ट शुगर ले लेते हैं, शुगर को आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप शुगर केन फीड स्टॉक यूज़ नहीं कर रहे, कोई और है, लेट्स से स्टार्च है, तो पहले स्टार्च को आप जो है कन्वर्ट करेंगे शुगर में, ठीक है, और फिर आप एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सेलुलोज या हेमी सेलुलोज बायो बायोमास मटेरियल है, तो वो भी डायरेक्टली एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है इस तरह प्रोसीड करता है। ठीक है, 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 3 वेज हो सकते हैं आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब जो शुगर को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है बायोमास में से, उसके कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है कंसंट्रेटेड एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब कंसंट्रेटेड एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, 77% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आप ड्राई बायोमास ले लेते हैं जिसमें राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10% के करीब मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेटेड आपने लिया है उसको मिक्स करते हैं बायोमास के साथ, और रेशियो क्या होगी कि 1 बायोमास एंड 1/4 ऑफ एसिड जो है। ठीक है, तो अगर आपने 100 ml बायोमास लिया है, तो आप उसमें 25 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर 50 डिग्री सी। अच्छा, अब आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं कि जो आपका एसिड है वो डाइल्यूट हो जाए अप टू 30% तक। ठीक है, और इस मिक्सचर को रीहीट करते हैं 100 डिग्री सी तक फॉर एन और, ठीक है, 1 घंटे के लिए। तो आपके पास ना एक जेल सा मटेरियल आ जाता है, ठीक है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो उसमें से जो है शुगर रिलीज हो जाएगी लिक्विड के अंदर, और एसिड शुगर मिक्सचर आ जाएगा। अब एसिड शुगर मिक्सचर में से फर्दर हम क्या करते हैं, कोई भी सेपरेशन टेक्निक लगाकर आप उसमें से शुगर रिमूव कर लेते हैं और एसिड जो है आप अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है कि आप क्रोमेटोग्राफिक कॉलम यूज कर लें और एसिड शुगर मिक्सचर को आप सेपरेट कर लें। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो एज अ सेपरेशन टेक्निक यहाँ पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पे देखें ये कंसंट्रेटेड एसिड यूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में हम राउंड अबाउट 7% तक यूज करते हैं, और ये हेमी सेलुलोज इस तरह का अगर बायोमास है उसके लिए है, ये ओल्डर प्रोसेस है। अच्छा, पर इसमें आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो 190 डिग्री सी तक, और अगर उससे भी ज़्यादा वीक कर रहे हैं 4% सल्फ्यूरिक एसिड, तो 215 डिग्री सी तक आपको टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है वो शुगर जो है वो बायोमास मटेरियल में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास फीड स्टॉक कॉर्न है, मतलब छल्ली यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसका जो है डिफरेंट है। उसके लिए दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक है वेट मिलिंग प्रोसेस, एक है ड्राई मिलिंग प्रोसेस। अब वेट मिलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, आप कॉर्न जो है उसको आप वार्म वाटर के अंदर सोक कर देते हैं। ठीक है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ हद तक ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, स्टार्च जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, आप उसकी जब वो कॉर्न जो है उसकी जो सरफेस है वो सॉफ्ट हो गई वाटर वार्म वाटर की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर दिए, फाइबर स्टार्च वो जो है ना वो सब कुछ जो है उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है, और जो है शुगर ले लेनी है, शुगर को आपने फिर जाइमेज एंजाइम यूज करके फर्मेंटेशन के थ्रू एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर कॉर्न है तो उसकी जो एक्सट्रैक्शन है शुगर की वो इस तरह होती है, वेट मिलिंग हो सकती है, ठीक है, वार्म वाटर के अंदर, या ड्राई मिलिंग। ड्राई मिलिंग में क्या होता है, आप कॉर्न को क्रश कर लेते हैं फाइन पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, आपने उसकी पहले क्रश कर लिया, साइज रिडक्शन कर ली, शुगर सोल्यूशन जो है उसके क्या कहते हैं, शुगर सोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पाउडर्ड मिक्सचर इज ब्रोकन डाउन इनटू सुक्रोज बाय डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स। अब आप क्या करते हैं, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसको आप डाइल्यूट एसिड के अंदर जो है डिप कर देते हैं, एंजाइम्स डाल देते हैं ताकि वो सुक्रोज की फॉर्म बन जाए आपके पास। ठीक है, देन अगेन आप उसमें यीस्ट ऐड करते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो, और फर्मेंटेशन के बाद आपके पास एथेनॉल आ जाता है। तो कॉर्न एज अ फीड स्टॉक जब भी हम स्टार्ट करेंगे उससे शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो या ड्राई मिलिंग होगी या वेट मिलिंग होगी। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं बायोएथेनॉल प्रोडक्शन के रिएक्शंस। ठीक है, दो रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन क्या है, सुक्रोज है। आप एंजाइम यूज करते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज से क्या होता है कि आपके पास वो ग्लूकोज में आ जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज जो है उसकी फर्दर हम फर्मेंटेशन करते हैं, वहां पे एंजाइम यूज होती है जाइमेज। ठीक है, तो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है, ये ऑलमोस्ट 3 डेज फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1 टू वेरी कर सकता है, ऑन एवरेज 3 डेज। ठीक है, और टेम्परेचर जो आप रखते हैं इसमें वो 250 टू 300 डिग्री सी तक हो सकता है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर है। तो आपने ये दो रिएक्शंस याद कर लेने हैं। फर्स्ट वन के अंदर इन्वर्टेज, सेकंड के अंदर जाइमेज। फर्स्ट वन का जो प्रोडक्ट हम अचीव करते हैं वो ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फीड स्टॉक सोर्स। और सेकंड वन जो है उसमें आपके पास जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एथेनॉल में, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि बायोएथेनॉल आप प्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर फर्मेंटेशन बायोमास ओरिजिन से आपने प्रोड्यूस किया है, तो इसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, एथेनॉल के साथ आपके पास जो 10% 20% तक मॉइस्चर होता है, तो आप उस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। वो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए कैसे, आप क्या टेक्निक यूज करते हैं? डिस्टिलेशन कर लें सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम है। तो आप जो है जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो एथेनॉल के वेपर जो है आप जो है टॉप से वेपर रिमूव कर लेंगे। तो आपके पास जो है मोस्ट ऑफ द वाटर जो है परसेंटेज जो है वो आप उसकी इस तरह के कम कर लेते हैं, उसमें से वाटर मॉइस्चर रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फीड स्टॉक कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं? फीड स्टॉक बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, इसके लिए फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ब्राजील में जो है उनके पास शुगर केन की बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल मतलब है कि वो यील्ड है, शुगर केन अवेलेबल है। तो वहां पर वो शुगर केन यूज करते हैं एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। यूएसए में कॉर्न यूज करते हैं ज्यादा, इंडिया में भी शुगर केन करते हैं। यूरोप में एज ए शुगर केन की इतनी ज्यादा काश्तकारी नहीं है, इरिगेशन नहीं है, तो वहां पर जो है यूरोप में वीट या बार्ले यूज किया जाता है एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके इलाके में अवेलेबल क्या है। लेट्स से इन पाकिस्तान हमारे पास भी शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और शुगर केन की जो एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है, तो अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है। तो हम भी अगर कोई फीड स्टॉक सेलेक्ट करें एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, तो वो शुगर केन ही होगा। ठीक है, इन एनी केस। ठीक है, कॉर्न भी हो सकता है, कॉर्न भी हमारे ये मुल्तान खानेवाल के रीजन में करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शुगर केन जो है हमारा जो है, मेरा ख्याल है कि मेजर हमारा जो है फीड स्टॉक होगा। ठीक है, फिर प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट भी देखा जाता है, सॉइल कंपोजिशन, शुगर कंटेंट भी देखा जाता है। ठीक है, अब शुगर केन का कंटेंट कितना है? अब जो हमारे यहाँ पे जो रहीम यार खान है या जो साउथ है, ये इनका जो शुगर कंटेंट है वो 11-13% तक भी चला जाता है। ठीक है, मतलब आप 100 kg अगर वो शुगर केन लें, गन्ना लें, तो उसमें से 11 to 13% आपके पास जो है वो 11 to 13 kg शुगर आ जाती है। ठीक है, शुगर केन वो सोल्यूशन आ जाता है, शुगर केन लिक्विड आ जाता है। ठीक है, सिरप आ जाता है। तो जब आप नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं, वहां पर क्या है, वहां पे शुगर कंसंट्रेशन कम है, वो 66% 5% के राउंड अबाउट है, हाफ है इससे। ठीक है, तो ये जो शुगर कंटेंट है ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके फीड स्टॉक के अंदर शुगर कंटेंट कितना है। अच्छा, अब फीड स्टॉक के ऊपर जो है ये भी एक रिसर्च हो रही है कि जो लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल्स हैं जैसे कि वुड है, इसको भी एज अ फीड स्टॉक यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये अबंडेंट है, लेस एक्सपेंसिव है, तो फूड क्रॉप्स के ऊपर जो आपका जो रिलायंस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इसकी हाई नेट एनर्जी है। ठीक है, और अप टू 90% इन ग्रीन हाउस गैस सेविंग होगी। ठीक है, और मच हायर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन में मतलब फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा है। ठीक है, हाउएवर मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट टू शुगर ड्यू टू देयर रिलेटिवली इनएक्सेसिबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो मुश्किल हो जाएगा कि जो आपने जो है बायोमास से शुगर एक्सट्रैक्ट करनी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। शुगर केन कॉर्न का वो स्टेप जो है वो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। ये वही रिएक्शंस हैं। अगर आप व्हीट फीड स्टॉक यूज करेंगे तो पहले उसका माल्टिंग प्रोसेस है,
फिर फर्मेंटेशन है, फिर डिस्टिलेशन है। तो ये 3 मेजर, ये जो व्हाइट ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप शुगर केन यूज़ करेंगे तो इजीली आप शुगर केन जो है क्रश करेंगे, सॉल्युबल शुगर जो है उसको वॉश आउट कर लेंगे, और फिर फर्मेंटेशन में यीस्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बायो एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये फीडस्टॉक फ्लेक्सिबिलिटी का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एथेनॉल बहुत सारी ओरिजिन के फीड्स को यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, शुगर केन, बगास, शुगर बीट, स्विच ग्रास, पोटैटोज, फ्रूट्स, तो जो आपको अवेलेबल है। लेकिन डिपेंड करता है कि हर एक में जो आपके पास जो है यील्ड आएगी वो भी फिर डिफरेंट आएगी ऑन द शुगर कंटेंट और ऑन द प्रोसेस वेरिएशन, टेक्नोलॉजी वेरिएशन, और स्टेप्स में जो डिफिकल्टी है उसकी, ठीक है, वो भी डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट होगा। ये मेजर रिएक्शन आ गया अगेन, ठीक है। तो ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। ये 2010 का डाटा है कि 5 एथेनॉल प्रोड्यूसर्स कौन से थे बड़े। ब्राज़ील लीडिंग था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस था, फिर चाइना है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है। तो मेजर जो है वो ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स है। और लास्ट 4-5 इयर्स में तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी एथेनॉल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि वो ब्राज़ील को भी क्रॉस कर चुके हों। अब हम फ्यूल प्रॉपर्टीज जो है इनका कंपैरिजन करेंगे बायो एथेनॉल और गैसोलीन की, ठीक है। 3 फ्यूल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे, एनर्जी कंटेंट, ठीक है, रीड वेपर प्रेशर एंड ऑक्टेन नंबर। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंटेंट का देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मेगा जॉल्स पर लीटर एट 15 डिग्री सी। तो अगर हम बायोएथेनॉल की देखें तो कैलोरीफिक वैल्यू कम है, ठीक है, पर लीटर, और सिमिलरली पर केजी भी इसकी कम है। गैसोलीन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 2/3 ऑफ द एनर्जी कंटेंट, मतलब जो एनर्जी कंटेंट गैसोलीन के अंदर 1 लीटर में या केजी में मिलता है, उसका 70% सिर्फ हमें मिलता है बायोएथेनॉल के 1 केजी या लीटर में। तो ये इस इस प्रॉपर्टी के हिसाब से गैसोलीन फ्यूल जो है सुपीरियर है एज कम्पेयर टू बायोएथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं रीड वेपर प्रेशर। अब रीड वेपर प्रेशर कंपेयर किया जाए तो अगेन आप ये देखें, एट द बॉटम ऑफ द टेबल एट 15 डिग्री सी गैसोलीन का रीड वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाईली वोलेटाइल है। रीड वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या है, वोलेटिलिटी मेजर ऑफ द फ्यूल है। तो ये हाईली वोलेटाइल है, बायोएथेनॉल इस तरह वोलेटाइल नहीं है। अच्छा, अब ये वोलेटाइल कम होने से एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो एक मेयर सा है, चलें यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी, the concentration of evaporative emissions in the air remains relatively low। अगर आपके पास ओपन पड़े हों, ओपन कभी कोई रखता नहीं है, एथेनॉल हो गया या गैसोलीन हो गया, तो वो जो इवेपोरेटिव इमिशन, मतलब वेपर्स की जो फॉर्मेशन है वो रिलेटिवली लो होती है, गैसोलीन की ज़्यादा होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो जो इवेपोरेटिव इमिशन है इसकी वजह से रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन रहता है, ठीक है। वेपर्स ऊपर रहेंगे, थोड़ा सा भी उन्हें स्पार्क मिला तो एक्सप्लोजन हो सकती है। तो एथेनॉल का जो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है वो गैसोलीन से कम है। किस वजह से, रीड वेपर प्रेशर कम होने की वजह से। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका मेन है, नुकसान ज्यादा है, वो क्या है कि अगर आप एथेनॉल को अपने इंटरनल कंबस्शन इंजन में यूज करें तो जो कोल्ड स्टार्ट है, मतलब टेम्परेचर कम है, 20 डिग्री से कम है, तो वो स्टार्ट गाड़ी को जो है स्टार्ट करना, इंजन को स्टार्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई एड देनी पड़ती है। गैसोलीन में ऐसा नहीं है, एज सच टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सी भी चले जाएं तो गैसोलीन के ग्रेड्स चेंज कर लेते हैं वो, ठीक है, विंटर सीजन के अलग होते हैं। पर इस तरह आपको एड अलग से नहीं देनी पड़ती कि आपकी जो है कंबस्शन स्टार्ट हो, ठीक है। तो एथेनॉल में क्या है, क्योंकि लो वेपर प्रेशर है, इस वजह से कोल्ड स्टार्ट डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सी है, आप विदाउट एड कंबस्शन नहीं कर सकते, इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगेन इस प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी जो है गैसोलीन आपका जो है वो सुपीरियर फ्यूल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर जो है वो एक्चुअली क्या है कि एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं आपके फ्यूल के अंदर, वो कितना स्मूथली जो है कंबस्ट होता है, आपके इंजन के अंदर आवाज तो नहीं आती और स्लो कंबस्शन होती है, ठीक है। तो 2 तरह के ऑक्टेन नंबर होते हैं, एक है रिसर्च ऑक्टेन नंबर, एक है मोटर ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर हम तब मेजर करते हैं फ्यूल का जब आप इंजन को रन कर रहे हो फ्यूल पे विदाउट एनी लोड,
ठीक है। और मोटर ऑक्टेन नंबर जो है जब आप लोड अप्लाई कर दें इंजन के ऊपर और तब आप मेजर करें तो उसको हम ऑक्टेन नंबर को MON या मोटर ऑक्टेन नंबर कहते हैं। अच्छा, अब टेबल के अंदर देखें तो दोनों जो हैं वो बायो एथेनॉल के गैसोलीन से ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि ये जो है इसके अंदर आपको अलग से कोई नॉकिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, जो समटाइम्स हम गैसोलीन के अंदर ऐड करते हैं। पहले लेड किया जाता था, फिर अब कुछ और मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कंपाउंड्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली जो है बायोएथेनॉल जो है उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बायोएथेनॉल की गैसोलीन से कंपेयर किया जाए तो बेहतर है, सुपीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें एप्लीकेशंस बायोएथेनॉल की। तो एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल ये रिप्लेस कर सकता है गैसोलीन को, कंप्लीटली नहीं, टू सम एक्सटेंट 30%, 20%, या ब्लेंड्स यूज कर लें। थर्मल कंबस्शन करनी हो, आपके पास छोटे पावर यूनिट्स हैं उनमें, बड़े नहीं, छोटे पावर यूनिट्स में, क्योंकि एथेनॉल की प्रोडक्शन जो है ना वो उस मैस स्केल की नहीं है जिस तरह क्रूड ऑयल से गैसोलीन या हमें बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो छोटे पावर यूनिट्स जो है उनमें भी ये यूज़ किया जा सकता है पावर जनरेशन के लिए। फ्यूल सेल्स में इसकी एप्लीकेशन है, को जनरेशन सिस्टम्स में है, और एथेनॉल एज अ रिएक्टेंट या फीड स्टॉक भी यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, तो एज अ फीड स्टॉक भी यूज किया जाता है। अच्छा, जो ब्लेंड्स यूज होते हैं इसके, अब जहाँ पे देखें जो कॉमन ब्लेंड्स हैं, 5% एथेनॉल हो गया, 95% गैसोलीन हो गया, जो 26% एथेनॉल है, 74% गैसोलीन है। ये ब्राज़ील के अंदर तो इस तरह कॉमन है कि ये जो है ना वो यूज़ करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। उनकी गाड़ियों के जो इंजन हैं वो भी मॉडिफाइड हैं, थोड़े से मतलब चेंज हैं टू टू सपोर्ट एथेनॉल फ्यूल, ठीक है। एक जो बहुत ही कॉमन है वो ये यूज़ हो रहा है एट 85% एथेनॉल, 15% गैसोलीन, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड वन है इसके बारे में मैं अभी कोई राय नहीं दूंगा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ अभी, लेकिन ये फाइनल के पास जाते हैं। अब अगर हम ये यूज करें E95D, तो 95% एथेनॉल है, 5% वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इग्निशन के सपोर्ट नहीं देंगे, इग्निशन इंप्रूवर या कोई एड नहीं देंगे, तो आपका इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा। एट लो टेम्परेचर, 15 डिग्री सी विंटर सीजन है, 10 डिग्री सी है, तो आपका इंजन जो है उसको स्टार्ट करने में मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो इसमें फिर आपको इग्निशन इंप्रूवर देना पड़ेगा। अगर आप ये वाला E95D यूज करेंगे तो आपको इसमें इग्निशन इंप्रूवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल एडवांटेजेस देखी जाएं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ना रिड्यूस्ड है बायो एथेनॉल के यूज पे। अगर आप ये वाला यूज करें E85, ठीक है, और एक प्योर गैसोलीन यूज कर रहा है एक ही इंजन, तो आप ये फील करेंगे कि 37.1% जो है ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज हुई इस ब्लेंड को यूज करने पे। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ फीड स्टॉक, ठीक है। जिस तरह का फीड स्टॉक होगा तो उसी हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, ठीक है। आपके पास आउटपुट एनर्जी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द इनपुट, या नेट जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में एनर्जी कंज्यूम हुई वो भी इसमें कम है, ठीक है। नेट एनर्जी बढ़ जाती है, एक्चुअली नेट एनर्जी बढ़ जाती है। एनी प्लांट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल। देखिए, इसके लिए जो है ना इसके प्लांट्स जो है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स आपको चाहिए नहीं है फर्मेंटेशन के लिए, ओल्ड प्रोसेस है। तो दो दो तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं ज़्यादातर जो फर्मेंटेशन के लिए डिज़ाइन हुए हैं, शुगर केन के, स्टार्च के, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है यहाँ पर कि देखें, बायो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है बायोमास से। बायोमास मतलब ट्रीज या क्रॉप्स हो गए। अब क्रॉप ने जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अपनी ग्रोथ में उसने यूज कर ली, उसी से उसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाई या शुगर बनाई, तो बायोएथेनॉल उसी से बना है। तो इट मीन्स कि बायोएथेनॉल की कंबस्शन के ऊपर क्या होगा कि उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जितनी क्रॉप ने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। तो ऐसा उस तरह का बर्डन नहीं आएगा जो हम क्रूड ऑयल को जो है एक्सप्लोर करते हैं बीनीथ द सरफेस और उसे हम पंप करके जो है कंबस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से इसे कहा जाता है कि कार्बन न्यूट्रल टाइप का फ्यूल है, ठीक है। तो इमिशंस हैं लेकिन कार्बन न्यूट्रल इस पर्सपेक्टिव में इसको जो है टर्म किया जाता है। अच्छा, डिक्रीज इन ओजोन फॉर्मेशन, अब जो इसकी इमिशंस हैं उसके अंदर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जो कंबस्शन के बाद आप एथेनॉल की बर्निंग करें, कंबस्शन करें, उसके बाद लेस रिएक्टिव
कंपाउंड्स आएंगे एमिशंस में, तो वो सनलाइट के अंदर जो है रिएक्ट करके ओजोन फॉर्मेशन का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लो पोटेंशियल है। अदर लेकिन अगर आप इनकेस गैसोलीन या डीजल की तरफ देखें तो वो ओजोन को फॉर्मेशन का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लो पोटेंशियल है। अदर लेकिन अगर आप इनकेस गैसोलीन या डीजल की तरफ देखें तो वो ओजोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक पोलूटेंट है। ट्रोपोस्फेयर, ये जो सरफेस के करीब हम रह रहे हैं, यहाँ पर ओजोन क्या है, एक पोलूटेंट है। अच्छा, कुछ लोग इसको एज अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे टर्म करते हैं कि हम डायरेक्ट सन एनर्जी, सन से जो है वो बायोमास की ग्रोथ है सोलर एनर्जी से, और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो समटाइम्स, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जो है रीन्यूएबल तो नहीं कहते, लेकिन क्लोज टू दैट कहा जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जैसे ब्राज़ील है या पाकिस्तान है, हमारे पास जो है क्रूड ऑयल के ऐसे रिजर्व नहीं है जैसे कि सऊदी अरेबिया या रशिया के पास हैं। तो अगर हम कम्प्लीटली इस पे क्रूड ऑयल पे रिलाई करना शुरू कर दें पेट्रोल और गैसोलीन के लिए, तो ये कोई हमारे एनर्जी पॉलिसी जो है सिक्योर्ड नहीं है। हमारा फ्यूचर कल को हो सकता है कि उनके उनसे जो सप्लाईज हैं उसमें मसला आ जाए, या हम लोग जिस जिस हिसाब से उनसे ऑयल परचेज कर रहे हैं उस हिसाब से हमें ऑयल ना मिले, शेयर ना मिले हमें, तो हमारी इकोनॉमी जो है उससे बैडली हर्ट हो सकती है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम या एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर 30%, 35-40% तक एथेनॉल को जो एज अ फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दें। तो इन केस अगर हमारी सप्लाईज जो है किसी वजह से कोई जो है ख़राब होती हैं, इंटरप्ट होती हैं, तो हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, और चीपर फ्यूल मौजूद है, एनर्जी सोर्स मौजूद है। ठीक है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हाई ऑक्टेन एडिटिव्स, क्योंकि बायोएथेनॉल जो है उसके क्या कहते हैं, वैसे ही ऑक्टेन नंबर हाई होता है, तो इसलिए हमें हाई ऑक्टेन एडिटिव्स उसमें डालने नहीं पड़ते। और अगर कहीं पे फ्यूल स्पिल्स हो जाए, लेट से जैसे गैसोलीन का टैंकर जा रहा था या एथेनॉल का टैंकर जा रहा था, वो स्पिल कर गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो एथेनॉल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द गैसोलीन, उसके अंदर कुछ ऐसे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है एथेनॉल उसकी निस्बत कम इन्वायरमेंटल जो है इम्पैक्ट्स हैं या इफेक्ट्स आएंगे उसके, अगर फ्यूल स्पिल होता है। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो डेफिनेटली हमें क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने पड़ेंगे। तो फिर क्रॉप्स के ऊपर बर्डन आने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे अमेज़ोन में किया कि उन्होंने अमेज़ोन बेसिन को, अमेज़ोन फॉरेस्ट को साफ़ करना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी शुगर केन काश्त करना शुरू कर दी, तो नेचुरल हैबिटेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी, वहाँ पर स्पीशीज़ जो है उनका सर्वाइवल कम हो जाएगा। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर हम बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज कर देंगे जी एथेनॉल की प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है हर गुजरते साल के साथ, तो लोग क्या करेंगे, फूड क्रॉप्स जो है उनकी जगह भी जो है ना फ्यूल क्रॉप्स लगाना शुरू कर देंगे। कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो फूड आइटम्स की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो एक बैलेंस रखना है, ठीक है, इसके अंदर। फिर कार्बन इमिशंस कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन इमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, निस्बतन गैसोलीन के कम है, ठीक है, डीजल के कम है, तो लेकिन स्टिल एमिशंस तो हैं। ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन से नॉट एज एफिशिएंट एज पेट्रोलियम, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि जी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो गैसोलीन की ज़्यादा है और एथेनॉल की कम है। ठीक है, इंजन मेड फॉर वर्किंग ऑन बायोएथेनॉल कैन नॉट बी यूज फॉर पेट्रोल और डीजल। अच्छा, जो हमारे जो कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल के इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं उनमें एथेनॉल यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर कोल्ड स्टार्ट डिफ़िकल्टीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कोल्ड स्टार्ट डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि ये एथेनॉल इजीली वेपराइज नहीं होता जैसे गैसोलीन हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसे डिफ़िकल्ट है कि ये कोरोसिव लिक्विड है, तो आप जिस तरह समटाइम्स ऐसा होता है गैसोलीन या डीजल को जो है आप पाइपलाइंस के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन इसको जो है सच नहीं किया जाता। इसको रेल रोड या फिर जो है आप बाय रोड जो है टैंकर्स के थ्रू ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैनी ओल्डर कार्स अनइक्विप्ड टू हैंडल ओ इवन 10% एथेनॉल, अब ये बहुत इशू है कि जो पुराने मॉडल्स हैं जैसे 2000 के करीब, 95 के करीब जो हैं, वो तो एथेनॉल को जो है ट्रीट करना, उनके एथेनॉल को एज अ फ्यूल उसमें यूज़ करना मुश्किल काम है। ठीक है,
वो कैन नॉट हैंडल देम, ठीक है। उनके जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप्स हैं वो जवाब दे जाते हैं इंटरनल वियर या स्पार्क जनरेशन की वजह से, तो वो उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको जो है एथेनॉल के ब्लेंड्स यूज़ करने हैं या एथेनॉल एज अ कंप्लीट फ्यूल यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है डिफरेंट चाहिए। सेम इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो आपके पास प्रॉब्लमेटिक होंगे। एथेनॉल कंट्रोवर्सी क्या थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इसे ग्रीन फ्यूल समझ के सारे के सारे फ्यूल क्रॉप्स लगा देंगे तो फूड क्रॉप्स जो है उनकी जगह नहीं बचेगी, या उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्शन कम आएगी। और जिस तरह दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो माइट भी पॉसिबल फूड जो आइटम्स जो हैं उनकी प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा हो जाएं और वो एक फ्रैक्शन को अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा है कि एक बैलेंस रख के चलना है, कि ऐसे नहीं कर सकते कि बायो में सारे का सारा ऐसा हम लोग जो है एग्रीकल्चरल हमारी एक्टिविटी हो कि हम एथेनॉल ही बनाएंगे, वीट की काश्त ही ना हो रही हो, राइस की ना हो रही हो। तो ये फूड आइटम्स हैं आपके मेजर, ठीक है। या इनको यूज करना शुरू कर दें एथेनॉल के अंदर कि जी महंगा प्रोडक्ट है, हमें ये मिले, ठीक है। तो एक बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, अब ये एक लास्ट में ये कंपैरिजन है हमारे पास बायो एथेनॉल और बायोडीजल का, ठीक है। जो प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, बायो एथेनॉल के लिए ड्राई मिलिंग, वेट मिलिंग यूज की जाती है। बायोडीजल के लिए जो है ट्रांस एस्टरिफिकेशन है, इसको हमने डिटेल में तो नहीं देखा, लेकिन इस ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। दोनों के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डीजल और गैसोलीन, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, एथेनॉल जो है उसको ब्लेंड करके नॉर्मली जो है इंजन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। डीजल जनरेटेड एबल टू रन इन एनी डीजल जनरेटेड इंजन। और जो बायोडीजल वो भी ब्लेंड्स में यूज होता है, B5 B10 B15 में, पर वो वैसे भी यूज हो सकता है डीजल इंजन के अंदर। बायो एथेनॉल चीपर फ्यूल है, और बायोडीजल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आप डीजल से कंपेयर करें, ठीक है। तो आजकल तो वैसे ही जो है क्रूड ऑयल बेस के जो गैसोलीन और डीजल हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी सी कम हो गई हैं, इस वजह से वो एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैलन्स पर एकड़ देखा जाए जो हम अचीव कर सकते हैं, अगर कॉर्न की आपके पास फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं, छल्ली का फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं, तो एक एकड़ से आप ऑलमोस्ट फोर एक एकड़ की जो कॉर्न है उससे आप ऑलमोस्ट 420 to 460 गैलन जो है आप बायो एथेनॉल अचीव कर सकते हैं। बायोडीजल का देखा जाए तो उसकी यील्ड थोड़ी सी कम है, वो 60 गैलन्स ऑफ बायोडीजल पर एकड़ है अगर सोयाबीन आप एज अ फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं। फिर एनर्जी कंटेंट, नेट एनर्जी की बात की जाए तो नेट एनर्जी जो है 93% मोर है, ठीक है। और बायोडीजल की जो है वो कम है, 25% मोर है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हैं वो बायोडीजल में ज़्यादा कम है, 41% लेस कंपेयर टू कन्वेंशनल गैसोलीन। और बायो एथेनॉल के अंदर जो है कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं एथेनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम इसके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट जो है उसको कट कैसे कर सकते हैं, यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीका जो जिसके ऊपर काम हो रहा है कि जो है माइक्रोब्स के ऊपर, जो ग्लूकोज को, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे माइक्रोब्स बना लें कि एक तो वो टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो एक तो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ठीक है। फिर इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स। अब हो सकता है शुगर केन आपके पास सारा साल तो अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है 6 महीने अवेलेबल है, 6 महीने फिर आप कोई दूसरा क्रॉप यूज कर लें, तो ये डाइवर्सिफाइंग द फीड स्टॉक, ठीक है। तो ताकि आपके पास थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स जो है आपके पास एथेनॉल की प्रोडक्शन आती रहे। तो ये दो हैं मेजर जिनके अंदर जो है फ्यूचर मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एफिशिएंट किया जा सकता है। तो ये आज का सेशन है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।